आज हम जासूसी की दुनिया में एक बहुत ही कह सकते एक खतरनाक मोड़ की बात करने वाले हैं। भूल जाइए वो जेम्स बॉन्ड और हॉलीवुड के मास्टर स्पाई। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। ये है एक नया डिजिटल गिग इकोनॉमी मॉडल, जहां देश की सुरक्षा का सौदा चंद रुपयों में हो रहा है। अब ये सिर्फ कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ 500 रुपए का एक मामूली सा यूपीआई पेमेंट अगले किसी बड़े हमले की नींव रख सकता है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने तरीके की। जब भी हम जासूसी का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? 2611 और डेविड हेडली जैसा कोई मास्टर स्पाई। मतलब एक ऐसा शातिर एजेंट जिसको तैयार करने में सालों लग जाते थे और करोड़ों का खर्चा होता था। तो आप जरा इन दोनों तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है पुराना तरीका, डेविड हेडली जैसा हाईली ट्रेन जासूस। इसको बनाने में सालों की मेहनत लगती थी, पैसा पानी की तरह बहाया जाता था, और सबसे बड़ी बात, अगर ये एक एजेंट पकड़ा गया तो समझो पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म। लेकिन अब देखिए नया तरीका। यहाँ ऑपरेटिव कौन है? कोई अनजान टीनेजर जिसे पैसों की जरूरत है। तैयारी मिनटों में, बस एक एन्क्रिप्टेड मैसेज पर हायर कर लिया। खर्चा बस 500 रुपए का यूपीआई पेमेंट, और रिस्क लगभग जीरो। अगर एक पकड़ा भी गया तो कोई बात नहीं, उसे हटाकर मिनटों में दूसरा हायर कर लिया जाता है। कितना बड़ा फर्क है ना? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो कुछ गिने चुने महंगे जासूसों वाला मॉडल था ना, वो अब खत्म हो चुका है, ऑफिशियली डेड। और जो नया खतरा है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि ये नया तरीका आखिर है क्या? इसे कहते हैं टेरर का उभराइजेशन। जी हाँ, जैसे हम कैब बुक करते हैं, ठीक वैसे ही अब खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। इसे कहा जा रहा है आतंक की गिग इकोनॉमी। अब ये है क्या? देखिए, इसमें होता यह है कि जासूसी के किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स मिशन को छोटे छोटे टुकड़ों में, या कह लें माइक्रो टास्क में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये छोटे छोटे काम किसी भी अनजान लोकल लड़के को छोटे मोटे डिजिटल पेमेंट के बदले दे दिए जाते हैं ऑन डिमांड। तो ये लोग हैं कौन? ये नए रिक्रूट्स, ये कोई कट्टरपंथी या आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग नहीं हैं। नहीं, ये हैं 15 से 22 साल के नौजवान, टीनेजर्स, जो या तो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं या फिर किसी नशे की गिरफ्त में हैं। मतलब उनकी विचारधारा को नहीं, उनकी मजबूरी और उनकी हताशा को हथियार बनाया जा रहा है। और देखिए, इस पूरे खेल की सबसे शातिर चाल यही है। इन लड़कों को कभी बताया ही नहीं जाता कि वो किसी विदेशी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें तो ये बताया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे किसी लोकल गैंगस्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि ये कोई छोटा मोटा लोकल क्राइम है। इसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ क्राइम, यानी अपराध का एक ऐसा भ्रम जो असली मिशन को पूरी तरह से छिपा देता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये माइक्रो प्लॉट आखिर काम कैसे करता है। कैसे ये छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। सिर्फ इतनी सी रकम, 500 रुपए, बस ये वो कीमत है जिस पर देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। अब सोचिए, ये अमाउंट इतना छोटा है कि किसी भी फाइनेंशियल एजेंसी के रडार पे आ ही नहीं सकता। रोज लाखों करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो समंदर में एक बूंद की तरह है, पूरी तरह गायब। तो काम क्या करवाए जाते हैं? सुनने में ये बहुत मामूली लगेंगे। पहला, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह या किसी सेंसिटिव साइट के पास छोटे छोटे सोलर पावर्ड कैमरे लगा दो। दूसरा, अपने फोन से मिलिट्री की गाड़ियों के आने जाने का वीडियो बना लो। और तीसरा, किसी खास लोकेशन पर बस 24 घंटे एक ह्यूमन सेंसर की तरह नजर रखो। बस इतना सा काम। और यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखिए कितना शातिर है। ये जो सोलर पावर्ड कैमरे हैं ना, इन्हें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। ये बिना रुके लगातार रियल टाइम में बॉर्डर पार बैठे हैंडलर्स को खुफिया जानकारी भेजते रहते हैं। मतलब एक बार लगा दिया और बस दुश्मन की एक आंख हमेशा के लिए उस जगह पर जम गई। अब बात करते हैं इस नेटवर्क के स्ट्रक्चर की। आखिर क्यों इसे पकड़ना इतना मुश्किल है? क्योंकि इसे बनाया ही ऐसा गया है कि ये पकड़ा न जा सके। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर कोई पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? इसका जवाब है हब एंड स्पोक मॉडल। इसे ऐसे समझिए, बीच में एक अदृश्य हैंडलर है, वो है हब, और उससे दर्जनों अलग अलग लोग जुड़े हैं, वो है स्पोक्स। सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्पोक्स एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही अपने हैंडलर की असली पहचान जानते हैं।
सारा कम्युनिकेशन होता है एन्क्रिप्टेड ऑटो डिलीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। तो अगर कोई एक वर्कर पकड़ा भी गया तो हैंडलर क्या करता है? ग्रुप डिलीट, वो लिंक खत्म और मिनटों के अंदर एक नया वर्कर हायर। नेटवर्क चलता रहता है। तो ये छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट और ये एन्क्रिप्टेड चैट्स, ये रोज के डिजिटल ट्रैफिक के समंदर में ऐसे गायब हो जाते हैं कि कोई अलार्म बजता ही नहीं। मतलब ये पूरा सिस्टम हमारी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी ही नज़रों के ठीक नीचे काम करता रहता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये नेटवर्क इतना ही अदृश्य है तो हमारी एजेंसियों को इसके बारे में पता कैसे चला? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे जासूसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ जाली नोटों के एक बहुत ही मामूली से केस से। ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे स्वेटर का एक धागा खींचने पर पूरा स्वेटर उधर जाता है। देखिए हुआ क्या। पुलिस ने जाली नोट के एक लोकल केस में किसी को गिरफ्तार किया, एक रूटीन अरेस्ट। लेकिन जब उसके फ़ोन को खंगाला गया तो उसमें कुछ अजीब से एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले, और जब उन चैट्स को डिकोड किया गया तो उसमें नक्शे, कैमरा के लाइव लिंक्स और मिलिट्री कॉन्वॉय की बातें थी। और बस वहीं से इस पूरे विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। तो ये सब हमें एक नई हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब खतरा सरहदों पर तैनात नहीं है, खतरा हमारी गलियों में, हमारे बीच में है। ये एक ऐसी सच्चाई है जहां खतरे का चेहरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं छिपा है। किसी ने इस नई हकीकत को क्या खूब बयां किया है। सरहद पे धूल अब भी उड़ती है, मगर खतरा वहां ठहरता नहीं। वो अब गलियों की हवा में घुलकर अपना सा होकर गुजरता है। मतलब साफ है, अब खतरा बाहरी नहीं रहा, वो भीतरी हो चुका है। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब खतरा हमारे ही यूपीआई का इस्तेमाल करे, हमारी ही भाषा बोले, तो उसे पहचाने कैसे? जब दुश्मन दिखाई ही न दे और हथियार हमारी ही जेब में रखा स्मार्टफोन हो, तो फिर सतर्क रहने की परिभाषा को भी शायद पूरी तरह से बदलना होगा। दिस इज वंडर ऑल एंड you've been watching जियो पल्स। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,